Hello students, I am Tripti. Welcome back to your own channel Ashish Tiwari. आज का वीडियो है मेथड्स एंड अप्रोचेस इन कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट और एग्ज़ाम फोकस्ड वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स इंग्लिश मीडियम में, जिनके डायरेक्टली एग्ज़ाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ये क्वेश्चंस हमने रेंडमली नहीं पिक किए हैं, बल्कि प्रीवियस ईयर पेपर्स, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एंड टीचर सजेशन के बेस पर केयरफुली सिलेक्ट किए हैं। अगर तुमने ये 10 क्वेश्चंस अच्छे से समझ लिए तो मान लो एग्ज़ाम में 80 to 90% पेपर यहीं से कवर हो जाएगा। तो ये सिंगल वीडियो ही आपके एग्ज़ाम पर्पस से इनफ है। बाय ओनली रिलाइंग ऑन दिस वीडियो यू कैन स्कोर गुड इन योर एग्जामिनेशन, और किसी वीडियो की नीड नहीं पड़ेगी आपको। तो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली और वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और हाँ, इस वीडियो में एक स्पेशल गिव अवे भी है आप सभी के लिए। वीडियो के बीच में आई विल आस्क सम क्वेश्चंस। जो भी स्टूडेंट सबसे पहले और सभी करेक्ट आंसर देगा तो स्टार्टिंग के 3 लकी विनर्स को मिलेंगे एब्सोल्युटली फ्री नोट्स। और ये विनर निकलते ही विनर को हम तुरंत अनाउंस कर देंगे हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पर। तो आप सभी चैनल फॉलो करके रखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वीडियो को पूरा देखो, स्किप मत करना, क्योंकि गिव अवे का क्वेश्चन किसी भी मोमेंट पे आ सकता है। और सबसे बेस्ट बात, हमारे लेक्चर्स फ्री हैं तुम्हारे लिए, 100% फ्री वीडियो सीरीज़। लेकिन अगर तुम्हें इन्हीं लेक्चर्स के वेल ऑर्गेनाइज्ड नोट्स चाहिए तो उनके पेड नोट्स भी अवेलेबल हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। प्राइस भी स्टूडेंट्स फ्रेंडली है। डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक दे दिया जाएगा, उस लिंक पर जाके आप अपने नोट्स बाय कर सकते हो। नोट्स प्राइस ओनली 50 रुपीज़ रहने वाला है। और अगर आपको नोट्स नहीं लेने हैं तो आप वीडियो लेक्चर्स भी देख सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं मेथड्स एंड अप्रोचेस इन कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस सब्जेक्ट के 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स, जो तुम्हारे DU-SOL एग्ज़ाम के लिए गेम चेंजर साबित होंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम तृप्ति। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आशीष तिवारी। आज का वीडियो है मेथड्स एंड अप्रोचेस इन कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट और एग्ज़ाम फोकस्ड वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स, दैट टू इन इंग्लिश मीडियम, जिनके डायरेक्टली एग्ज़ाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ये क्वेश्चंस हमने रैंडमली नहीं पिक किए, बल्कि प्रीवियस ईयर पेपर्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड टीचर सजेशन के बेस पर केयरफुली सिलेक्ट किए हैं। अगर तुमने ये 10 क्वेश्चंस अच्छे से समझ लिए तो मान लो एग्ज़ाम में 90 to 80% पेपर यहीं से कवर हो जाएगा। तो ये सिंगल वीडियो ही आपके एग्ज़ाम पर्पस से इनफ है। बाय ओनली रिलाइंग ऑन दिस वीडियो यू कैन स्कोर गुड इन योर एग्जामिनेशन, और किसी वीडियो की नीड नहीं पड़ेगी आपको। तो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली और वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और हाँ, इस वीडियो में एक स्पेशल गिव अवे भी है आप सभी के लिए। वीडियो के बीच में आई विल आस्क सम क्वेश्चन। तो जो भी स्टूडेंट सबसे पहले और सभी करेक्ट आंसर देगा तो स्टार्टिंग के 3 लकी विनर्स को मिलेगा एब्सोल्युटली फ्री नोट्स। और ये विनर्स हम अपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पर अनाउंस करेंगे। तो आप सभी चैनल फॉलो करके रखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वीडियो को पूरा देखो, स्किप मत करना, क्योंकि गिव अवे का क्वेश्चन किसी भी मोमेंट पे आ सकता है। और सबसे बेस्ट बात, हमारे लेक्चर्स फ्री हैं तुम्हारे लिए, 100% फ्री वीडियो सीरीज़। लेकिन अगर तुम्हें इन्हीं लेक्चर्स के वेल ऑर्गेनाइज्ड नोट्स चाहिए तो उनके पेड नोट्स भी अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में। प्राइस भी स्टूडेंट फ्रेंडली है। डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक दे दिया जाएगा, उस लिंक पर जाके आप अपने नोट्स बाय कर सकते हो। नोट्स प्राइस ओनली 50 रुपीज़ रहने वाला है। और अगर आपको नोट्स नहीं लेने हैं तो आप वीडियो लेक्चर्स भी देख सकते हो।
तो चलो शुरू करते हैं मेथड्स एंड अप्रोचेस इन कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस सब्जेक्ट के 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स जो तुम्हारे DU-SOL एग्ज़ाम के लिए गेम चेंजर साबित होंगे। Let's start with the first question. So first question is, what do you understand by comparative politics? As a field of study, discuss in detail the nature, scope and significance of comparative politics. So answer starts with, comparative politics is the branch of political science which involves the comparative study of political system, institution, process and behaviors of various countries. Its objective is to understand the similarities and differences among various political systems and to analyze the causes of political phenomena. Initially, its study was limited solely to the constitutions and institution. However, in the modern era, its scope has expanded significantly. तो बेसिकली कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस क्या है? तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एक ब्रांच है ऑफ पॉलिटिकल साइंस जिसके अंदर कंपैरेटिव स्टडी की जाती है वेरियस पॉलिटिकल सिस्टम की, इंस्टीट्यूशन की, प्रोसेस की एंड ऑफ वेरियस कंट्रीज. इसका जो मेजर ऑब्जेक्टिव्स है दैट इज़ टू अंडरस्टैंड कि क्या क्या सिमिलैरिटीज़ है और क्या क्या डिफरेंसेस है बहुत सारे प्रेजेंट पॉलिटिकल सिस्टम्स के अंदर. टुडे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ऑल्सो इनकम्पासेस द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल बिहेवियर, पॉलिटिकल कल्चर, डेवलपमेंट, पॉलिटिकल पार्टीज. तो आज का जो एरा है उसमें कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो है इट ऑल्सो स्टडीज द पॉलिटिकल बिहेवियर, पॉलिटिकल कल्चर, डेवलपमेंट, पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस. Consequently, it is regarded as a vital and dynamic branch of political science. Now, nature of comparative politics. First is टेंडेंसी टूवर्ड्स साइंटिफिक स्टडी. तो पहला नेचर क्या है कंपैरेटिव स्टडी का कि इट हैज़ अ टेंडेंसी टूवर्ड्स साइंटिफिक स्टडी. तो जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है इट अंडरटेक्स अ सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक स्टडी ऑफ पॉलिटिकल फिनोमिना. जो कंक्लूजन्स हो ड्रॉ किए जाते हैं वो बेसिकली एम्पेरिकल फैक्ट्स यानी डेटा फैक्ट्स इन सब पे बेस्ड होते हैं. नेक्स्ट इज़ बेस्ड ऑन कंपैरेटिव एनालिसिस. इसका जो प्राइमरी फाउंडेशन या फिर फीचर है वो यही है कि ये कंपैरेटिव एनालिसिस करता है यानी कंपैरिजन करता है ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम्स ऑफ वेरियस कंट्रीज़ और फिर उनके मेरिट्स डीमेरिट्स उसको समझता है. दिस क्लैरिफाइज द ट्रू नेचर ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम्स. नेक्स्ट इज डायनामिक एंड इवॉल्विंग ब्रांच. ये जो ब्रांच है इट इज़ डायनामिक एंड इवॉल्विंग यानी स्टैटिक नहीं है, ये चेंज होता रहता है. तो द नेचर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स हैज़ इवॉल्व्ड ओवर टाइम. प्रीवियसली इट्स स्टडी वॉज कन्फाइंड टू कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क. However, it now incorporates political culture, development and behavior as well. Now, indisciplinary nature. इसका जो नेचर है वो कैसा है? इनडिसिप्लिनरी. इट मीन्स कि जो कंपेरेटिव पॉलिटिक्स है इट शेयर्स कनेक्शंस विद सब्जेक्ट सच एज सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री एंड साइकोलॉजी. Assistance from these discipline is sought to gain a comprehensive understanding of political phenomena. अब ये इंटरडिसिप्लिनरी नेचर है यानी ये क्या करते हैं? सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, साइकोलॉजी इनकी भी असिस्टेंस लेता है, इन डिसिप्लिन्स की भी, जिसके कारण इट लीड्स टू द कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ पर्टिकुलर पॉलिटिकल फिनोमिना. नेक्स्ट इज बोथ अ मेथड एंड अ डिसिप्लिन. अब जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है ये एक मेथड भी है और एक डिसिप्लिन भी है. मेथड बिकॉज इट एम्प्लॉयज द टेक्निक ऑफ कंपैरिजन. ठीक है, मेथड कैसे है? क्योंकि ये एक कंपैरिजन की टेक्निक को अपने अंदर इन्वॉल्व करता है. साथ ही साथ इट फंक्शंस एज अ डिसिप्लिन एज इट पोजेस इट्स ओन डिस्टिंक्ट स्कोप, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क एंड मेथडोलॉजी ऑफ स्टडी. नेक्स्ट इज स्कोप ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स. अभी हमने नेचर पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे स्कोप क्या है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का. सो फर्स्ट इज स्टडी ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस. तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इट इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ इंस्टीट्यूशन सच एज कॉन्स्टिट्यूशन, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव. हमें पता है लेजिस्लेचर
जो लॉज बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव जो उन लॉज को एग्जीक्यूट करते हैं, और जुडिशरी जो बेसिकली डिसीजन मेकिंग करते हैं. By comparing the institutions of various countries, their functioning and operational mechanisms are better understood. Next is study of political processes. तो दिस इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ प्रोसेस सच एज इलेक्शंस. ये कौन कौन सी पॉलिटिकल प्रोसेस को स्टडी करते हैं? तो बेसिकली इलेक्शन, पॉलिटिकल पार्टीज को, प्रेशर ग्रुप्स को, एंड पब्लिक ओपिनियंस को. Political culture and behavior. Modern comparative politics also examines political culture, citizens' attitudes and political participation. ये सारी चीज़ें भी ये एग्जामाइन करता है और समझता है बेसिकली ये जो पर्टिकुलर मेथड है या फिर डिसिप्लिन हम कहेंगे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का. इट सीक्स टू अंडरस्टैंड हाउ सोसाइटी एंड कल्चर इन्फ्लुएंस पॉलिटिक्स. कैसे सोसाइटी या फिर कल्चर जो है वो पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करती है. नेक्स्ट इज पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड मॉडर्नाइजेशन. So, the study of processes related to political development, nation building and modernization across various countries constitutes a significant part of comparative politics. This helps in understanding the challenges faced by developing nations. तो जो the study of processes related to political development, nation building and modernization various countries के दे कंस्टिट्यूट्स अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स. क्यों? क्योंकि ये हेल्प करती है इन अंडरस्टैंडिंग द चैलेंजेस फेस्ड बाय द डेवलपिंग कंट्रीज. नेक्स्ट इज स्टडी ऑफ इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस. कि इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस कितना है, क्या है, इसको भी स्टडी करती है ये स्टडी. तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ऑल्सो इनकम्पास द स्टडी एंड इम्पैक्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन, international institution and external powers exert on the national politics. Next is significance of comparative politics. अब हमने नेचर पढ़ लिया, उसका स्कोप पढ़ लिया comparative politics का. अब हम पढ़ेंगे इसका सिग्निफिकेंस. सिग्निफिकेंस मीन्स इम्पोर्टेंस क्या है. फर्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल सिस्टम. तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो है ये फैसिलिटेट करती है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज. इट ऑल्सो प्रोवाइड्स इंसाइट्स इनटू देयर यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स एज वेल एज देयर वीकनेसेस. नेक्स्ट इज बिल्डिंग बेटर पॉलिटिकल सिस्टम. ये किस में हेल्प करती है? इन बिल्डिंग बेटर पॉलिटिकल सिस्टम्स. जैसे जो कंपैरेटिव एनालिसिस है, इंस्पिरेशन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द सक्सेसफुल पॉलिसीज एंड इंस्टीट्यूशंस ऑफ अदर नेशन. और ये क्या करती है? इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ मोर इफेक्टिव एंड पॉलिटिकल सिस्टम्स. नेक्स्ट इज एडिंग इन द रिजोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स. तो बाय एग्जामाइनिंग द एक्सपीरियंस ऑफ वेरियस नेशंस, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स असिस्ट इन आइडेंटिफाइंग सॉल्यूशंस टू पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स. तो बेसिकली जब ये स्टडी होती है कि अच्छा वेरियस नेशंस जो हैं उनके क्या क्या एक्सपीरियंस रहे हैं पास्ट में, उसके कारण वेरियस पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को आइडेंटिफाई करने में हेल्प होती है. दिस रेंडर्स द प्रोसेस ऑफ पॉलिसी मेकिंग मोर इफेक्टिव. नेक्स्ट इज यूजफुल फॉर स्टडिंग डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट. तो इट प्लेज अ पाइवोटल रोल इन अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेसी, political stability and development, and it also enables the analysis of the challenges confronting developing nations. नेक्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग ग्लोबल पॉलिटिक्स. और क्या हेल्प करता है ये? इन अंडरस्टैंडिंग ग्लोबल पॉलिटिक्स. तो मॉडर्न एरा में जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है इट इज़ डीपली इंटरकनेक्टेड. तो जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है इट हेल्प्स इन कॉम्प्रिहेंडिंग द पॉलिटिकल रिलेशनशिप्स बिटवीन डिफरेंट नेशंस एंड द ब्रॉडर ग्लोबल इन्फ्लुएंसेस एट प्ले. द कंक्लूजन इज, बैलेंस करते हुए लिखना है कंक्लूजन में आपको कि जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है ये बहुत वाइटल एंड कॉम्प्रिहेंसिव ब्रांच है पॉलिटिकल साइंस का, एंड इट अंडरटेक्स अ कंपैरेटिव एंड साइंटिफिक स्टडी ऑफ वेरियस पॉलिटिकल सिस्टम. बेसिकली एम्पेरिकल मेथड्स का यूज़ होता है. इन द मॉडर्न एरा इसका जो स्कोप है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, और नाउ इट इनकम्पासेस सब्जेक्ट सच एज पॉलिटिकल डेवलपमेंट, culture and behavior. Comparative politics is not merely a subject to study,
It is also a crucial methodology that aids in gaining a deeper understanding of politics. Next question is, examine the issue of gender gap in comparative politics. What major challenges do women face in securing political representation within government and politics? Discuss. तो हमें इसमें एग्जामाइन करना है जेंडर गैप को, इशू ऑफ जेंडर गैप जो है, एंड देन कि क्या क्या चैलेंजेस जो है वो वुमेन फेस करती हैं इन सिक्योरिंग पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन विद इन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स. सो लेट्स स्टार्ट. द टर्म जेंडर गैप. तो जेंडर गैप क्या होता है स्टूडेंट्स? जेंडर गैप बेसिकली रेफर्स टू द डिस्पैरिटी between men and women regarding opportunities, rights, resources, and political participation stems from inequality in participation. This is a significant subject in comparative politics because in most countries, women's political participation has remained lower than that of men. पर्टिकुलरली जो थर्ड वर्ल्ड नेशंस है, वुमेन फेस्ड सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल बैरियर्स दैट रिजल्ट इन द पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन रिमेनिंग लिमिटेड. अब ऑल्दो मॉडर्न डेमोक्रेसीज जो है दे हैव फाउंडेड अपॉन प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी एंड रिप्रेजेंटेशन, पर जो वुमेन्स पार्टिसिपेशन है पॉलिटिक्स के अंदर, इट इज़ नॉट कंसिडर्ड सेटिस्फैक्ट्री. देयरफॉर अ क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ दिस इशू इज एसेंशियल. तो देखो स्टेप्स लिए हैं इक्वालिटी लाने के लिए, रिप्रेजेंटेशन इंश्योर करने के लिए, बट स्टिल वुमेन का जो पार्टिसिपेशन है पॉलिटिक्स के अंदर ये अभी भी सेटिस्फैक्ट्री नहीं है बिल्कुल भी. नेक्स्ट इज द स्टेटस ऑफ जेंडर डिस्पैरिटी इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स. तो इनइक्वालिटी इन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, सबसे पहले तो हम फर्स्ट टॉपिक क्या था कि द स्टेटस ऑफ जेंडर डिस्पैरिटी का क्या स्टेटस है अभी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंदर. फर्स्ट इज इनइक्वालिटी है इन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन. तो पार्लियामेंट्स और गवर्नमेंट ऑफ मोस्ट नेशंस जो नंबर ऑफ वुमेन है इट इज़ लोअर देन दैट ऑफ मेन, और जो पार्टिसिपेशन है डिसीजन मेकिंग बॉडीज़ में वहाँ पे भी वुमेन का जो रिप्रेजेंटेशन है इट इज़ वेरी मच लिमिटेड. इसके वजह से जेंडर इम्बैलेंस बहुत हद तक विजिबल है. नेक्स्ट इज पेट्रियार्कल सोशल स्ट्रक्चर. In many societies, politics is perceived as a male domain. The tendency to confine women to domestic roles adversely affects their political participation. और ये जो issue है, it is particularly pronounced in developing nations. That is patriarchal social structure. नेक्स्ट इज नेग्लेक्ट बाय पॉलिटिकल पार्टीज. तो जो पॉलिटिकल पार्टीज है often offer women fewer opportunities during elections. They frequently fail to receive adequate representation in key position and in the allocation of electoral tickets. अब जो political parties है वो women's को few opportunities तो provide करते हैं, but they fail to receive a proper representation and that too in a की पोजीशन, मतलब जो डोमिनेंट पोजीशंस होते हैं, अच्छे पोजीशंस होते हैं उस पे, एंड इन द एलोकेशन ऑफ इलेक्टोरल टिकट्स. तो इसके वजह से पॉलिटिकल एडवांसमेंट का जो कंसेप्ट है वो हिंडर होता है. नेक्स्ट इज इकोनॉमिक डिपेंडेंस. तो मैनी वुमेन लैक इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस विच प्रिवेंट्स देम फ्रॉम एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन इलेक्शंस एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज़. Political demands significant financial resources which poses a substantial challenge for them. Next is lack of education and awareness. In many third world countries, the level of women's education remains relatively low. तो एक lack of political awareness होगी उनके अंदर. Training also serves to limit their representation. नेक्स्ट है मेजर चैलेंजेस क्या है वुमेन्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में. तो फर्स्ट इज सोशल एंड कल्चरल बैरियर्स है. तो जो कंजर्वेटिव ट्रेडिशन है, जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जो होता है ये हिंडर करता है वुमेन के एडवांसमेंट इन पॉलिटिक्स. देन नेक्स्ट इज पॉलिटिकल वायलेंस और इनसिक्योरिटी के वजह से. तो इलेक्शंस के टाइम पे एंड पॉलिटिकल कैंपेन्स वुमेन में फेस वायलेंस, इंटिमिडेशन, हरासमेंट, और ये सारी चीज़ें अब इम्पैक्ट करती है उनके पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में. नेक्स्ट इज बैलेंसिंग फैमिली एंड पॉलिटिक्स. तो ड्यू टू हैवी बर्डन ऑफ फैमिलियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्लेस्ड अपॉन वुमेन, जो एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है पॉलिटिक्स के अंदर ऑफ वुमेन्स, इट बिकम्स चैलेंजिंग फॉर देम.
Next is lack of resources and networks. So success in politics necessitates financial resources, social connections, and political networks. So women often receive fewer opportunities in these areas compared to men. नेक्स्ट इज लिमिटेड पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग. तो इनका जो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन है वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है. इवन दोज वुमेन हु डू मैनेज टू एंटर पॉलिटिक्स often do not receive actual decision making power. Men continue to dominate key policy making positions. Next is measures and significance of enhancing women's representation. तो क्या क्या measures है और उसकी क्या importance है ऑफ इन्हांसिंग वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन, कैसे हम उसको इन्हांस कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल रिजर्वेशन एंड लीगल रिफॉर्म. तो बेसिकली रिजर्विंग सीट्स फॉर वुमेन इन पार्लियामेंट एंड लोकल बॉडीज कैन सर्व एज एन इफेक्टिव मीन्स ऑफ इंक्रीजिंग their participation. Legal reforms may play a crucial role in strengthening gender equality. Next is education and political awareness. So it is essential to emphasize women's education, political training. It increased awareness enables them to play a more active role in politics. फर्स्ट हमने पढ़ा कि रिप्रेजेंटेशन और लीगल रिफॉर्म से, देन सेकंड इज एडुकेशन और पॉलिटिकल अवेयरनेस इंक्रीज करनी चाहिए. Then third is responsibility of political parties. Political parties की responsibility. तो political parties must allocate more tickets and leadership opportunities to women. उन्हें provide करनी चाहिए ऐसी good opportunities women's को. Then fourth is economic empowerment. So women's economic independence reinforces their political empowerment. Economically self-reliant women are better positioned to participate effectively in politics. Next is strengthening democracy. The women's participation renders democracy more representative and inclusive. तो इसके वजह से क्या होता है, वुमेन का पार्टिसिपेशन जितना बढ़ेगा तो उतना ही डेमोक्रेसी में क्या होगा, स्ट्रेंथन होगी डेमोक्रेसी भी. इसके वजह से इट इंश्योर्स द इंटरेस्ट ऑफ ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटीज आर रिफ्लेक्टेड इन पॉलिसी मेकिंग. कंक्लूजन. In conclusion, the gender gap in comparative politics constitutes a serious and pervasive issue, particularly in third world nations. Women's political representation has remained limited due to social, economic, and cultural factors. Although women's political participation has increased in modern times, जो goal है of equal representation has not yet been fully realized. Therefore, it is imperative to enhance women's political participation with the help of education, reservation, economic empowerment, and social awareness so that democracy may become more inclusive and just. So yes student, next question is, what do you understand by a political system? Critically analyze the political system approach in comparative politics. Provide suitable examples as well. So a political system refers to the aggregate of institutions, process, relationships through which the distribution of power, decision making and the implementation of policies are carried out. तो political system basically क्या है, aggregate है किसका, institutions का, processes का, इन सब का. The political system approach holds particular significance in modern comparative politics. This perspective was notably developed by David Easton. According to this approach, politics को कैसे देखा जाता है? Politics is viewed as a system that receives demands and support from society and responds in the form of policies. तो बेसिकली डिमांड और सपोर्ट देखते हैं सोसाइटी की तरफ से और वो बेसिकली कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, पॉलिसीज़ के थ्रू. This approach offers significant insights into understanding both the structural and functional aspect of policies. The concept of political system approach. तो basically इस concept के बारे में, first is viewing politics as a system. तो ये politics को एक system की तरह देखती है जिसके अंदर within this framework various institution, processes,
ये सारे क्या है, इंटरकनेक्टेड है, एंड ऑल दीज एलिमेंट्स कलेक्टिवली कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिटिकल डिसीजंस एंड पॉलिसीज. Next is the process of inputs and outputs. So the political system receives demands and support from society which are termed as inputs. तो inputs क्या होता है, जो पॉलिटिकल सिस्टम है एक जगह की, तो वो इट रिसीव्स डिमांड्स एंड सपोर्ट फ्रॉम द सोसाइटी, जो कि उसका इनपुट होता है. और इन्हीं डिमांड और सपोर्ट के बेसिस पे गवर्नमेंट क्या करती है, दे फॉर्मुलेट पॉलिसीज रेफर टू एज आउटपुट्स. और ये जो डायनामिक है, इट इंश्योर्स द कंटिन्यूस फंक्शनिंग ऑफ द सिस्टम. नेक्स्ट इज द इन्फ्लुएंस ऑफ द इन्वायरमेंट. जो पॉलिटिकल सिस्टम है, इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय सोसाइटल, इकोनॉमिक एंड इंटरनेशनल सर्कमस्टांसेस. दोनों ही एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स जो है इम्पैक्ट इट्स ऑपरेशनल मैकेनिज्म्स. देन नेक्स्ट इज एम्फेसिस ऑन इक्विलिब्रियम एंड स्टेबिलिटी. तो इसका मेजर एम्फेसिस जो होता है वो इक्विलिब्रियम पे होता है और स्टेबिलिटी पे होता है. तो दिस पर्सपेक्टिव प्लेसेस स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन मेंटेनिंग द स्टेबिलिटी एंड इक्विलिब्रियम ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम. अगर सिस्टम फेल कर जाता है टू फुलफिल सोसाइटल डिमांड्स, इट मे लीड टू द इमर्जेंस ऑफ डिसकंटेंट एंड क्राइसिस. नेक्स्ट इज यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी. So the political system approach can be applied to all types of political systems, whether democratic, communist or those in developing nations. Consequently, इसका जो scope है, it is considered as comprehensive. Next is the role in understanding structural and functional dimension. तो basically political system का क्या role है? First is clarifying the role of institutions. तो ये जो अप्रोच है, इट एड्स इन द अंडरस्टैंडिंग द रोल्स प्लेड बाय इंस्टीट्यूशन सच एज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड पॉलिटिकल पार्टीज. तो बेसिकली इसका मेजर जो एड दिया है वो यही था कि इट मेक्स us understood what is the role of legislature, executive and judiciary and political parties. Next is analysis of function. The political system approach does not merely study institutions in isolation. It also analyzes their specific functions. तो ये सिर्फ इंस्टीट्यूशन को नहीं रीड करती है, उनके स्पेसिफिक फंक्शंस जो हैं उसको भी रीड करती है, जैसे कि पॉलिसी फॉर्मुलेशन, एग्रीगेशन एंड अकोमोडेशन ऑफ इंटरेस्ट. नेक्स्ट इज एक्सप्लेनिंग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी. So this perspective elucidates how various institutions and processes collaborate to maintain political stability. For instance, एक democratic nation में जो electoral process होता है and the party system serve to provide the stability. Stability मतलब स्थिरता. Next is utility in studying developing nations. तो ये जो पॉलिटिकल सिस्टम है, दिस अप्रोच प्रूव्स इंस्ट्रूमेंटल इन कॉम्प्रीहेंडिंग द पॉलिटिकल चैलेंजेस एंड ट्रांसफॉर्मेशन अकरिंग इन डेवलपिंग कंट्रीज. और ये क्या इनेबल करता है, सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक स्टडी ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड मॉडर्नाइजेशन. नेक्स्ट इज फैसिलिटेटिंग कंपैरेटिव स्टडी. सो थ्रू दिस अप्रोच जो पॉलिटिकल सिस्टम है ऑफ वेरियस कंट्रीज, इट कैन बी कंपेयर्ड, जैसे कि कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ इंडिया एंड ब्रिटेन कैन बी अंडरटेकन. नाउ क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम अप्रोच. सो अब इसका क्रिटिकल एनालिसिस करना है, जिसमें इसके क्रिटिसिज्म मेंशन करने हैं. फर्स्ट इज कॉम्प्रिहेंसिव एंड साइंटिफिक पर्सपेक्टिव. तो सबसे पहला ही क्रिटिक यही है कि ये जो अप्रोच है ये ओवर एम्फेसिस करता है ऑन द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स, मोर साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक, और इट encompasses not only institution but also behaviors and processes. Then applicability across all systems. ये जो perspective है, it can be applied to various types of political systems. Consequently, it is accorded special significance within the field of comparative politics. है ना.
अब है क्रिटिसिज्म फॉर बीइंग ओवरली थियोरेटिकल। तो इसका मेजर क्रिटिसिज्म क्यों हो रहा है, यहाँ पे है ये वाला पॉइंट कि जो सम स्कॉलर्स है दे कंटेंट दैट दिस अप्रोच इज एक्सेसिवली थियोरेटिकल एंड एब्स्ट्रैक्ट, और कभी कभी इट फेल्स टू एडिक्वेटली elucidate एक्चुअल पॉलिटिकल conflicts एंड पावर डायनामिक्स। नेक्स्ट इज निग्लेक्ट ऑफ पावर एंड कन्फ्लिक्ट, कि पावर और कन्फ्लिक्ट का निग्लेक्ट हो रहा है। तो ये जो अप्रोच है, इट डज नॉट अकॉर्ड सफिशिएंट इम्पॉर्टेंस टू पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट, क्लास डिविजन्स एंड पावर inequalities. Next is practical limitations. Due to its excessive emphasis on systematic stability, it often fails to fully explain the true nature of revolutions, social movements, and political change. Conclusion. So, in conclusion, the political system approach constitutes a pivotal perspective with modern comparative politics, और ये क्या फैसिलिटेट करता है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटिक्स एक कॉम्प्रिहेंसिवनेस के साथ, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिवली स्टडी करता है उसको, एंड ऑर्गेनाइज सिस्टम। दो दिस अप्रोच एक साइंटिफिक स्टडी है ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन प्रोसेसेस एंड फंक्शंस बिकम पॉसिबल, although its process has certain limitation, it remains highly valuable for structural and functional analysis. Next question is, what do you understand by political culture? Discuss Sydney Verba's concept of civic culture. So answer is, political culture refers to the attitudes of the people within a society toward their political system. तो बेसिकली पॉलिटिकल कल्चर कैसा है एक पर्टिकुलर जगह का, इट इज डिटरमाइंड बाय द एटीट्यूड्स ऑफ द पीपल विद इन द सोसाइटी टुवर्ड्स देयर पॉलिटिकल सिस्टम, इंस्टीट्यूशन, वैल्यूज, बिलीव्स एंड पॉलिटिकल बिहेवियर। इट इलिस्ट्रेट्स कैसे जो सिटीजन्स हैं वो वो पॉलिटिक्स को कंसिडर करते हैं और उनका कितना पार्टिसिपेशन है। ये जो कंसेप्ट है, द कंसेप्ट ऑफ पॉलिटिकल कल्चर होल्ड्स पर्टिकुलर सिग्निफिकेंस इन मॉडर्न कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। नाउ गैब्रियल आमंड एंड सिडनी वर्बा डेवलप्ड दिस थ्योरी, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। Then Sydney Verba's concept of civic culture represents a significant endeavor to explain democratic stability and civic participation. Next is the concept of political culture. A set of political beliefs and values. Political culture encompasses people's political beliefs, ideals, and values. It determines the attitudes people hold toward the government and political institutions. नेक्स्ट इज इन्फ्लुएंसिंग पॉलिटिकल बिहेवियर। तो जिस सिटीजन्स का वोटिंग पैटर्न है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है एंड सपोर्ट फॉर द गवर्नमेंट, ये किससे इन्फ्लुएंस होते हैं, पॉलिटिकल कल्चर से। देयरफॉर इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ अ पॉलिटिकल सिस्टम। नेक्स्ट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिकल कल्चर इट एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन सोसाइटी एंड द पॉलिटिकल सिस्टम, और ये कनेक्ट करता है सोशल ट्रेडिशंस को विद पॉलिटिकल प्रोसेसेस, इट बाइंड्स टुगेदर। नेक्स्ट इज वेराइंग फॉर्म्स अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज। एवरी कंट्री पोजेसेस अ डिस्टिंक्ट पॉलिटिकल कल्चर, और ये जो कल्चर है इट इज शेप्ड बाय हिस्ट्री, रिलीजन, एजुकेशन एंड सोशल सर्कमस्टांसेस। कंसिक्वेंटली ये जो पॉलिटिकल बिहेवियर है इट ऑल्सो मैनिफेस्ट डिफरेंटली अक्रॉस वेरियस नेशंस। नेक्स्ट इज कंट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। तो अगर सिटीजन्स जो है दे प्लेस देयर इंटरेस्ट इन द पॉलिटिकल सिस्टम, तो ये जो सिस्टम है इट remain more stable. A positive political culture serves to strengthen democracy. तो बेसिकली पॉजिटिव पॉलिटिकल कल्चर होगा तो उससे हमारी डेमोक्रेसी भी स्ट्रेंथन होगी। अब आते हैं सिडनी वर्बास कंसेप्ट ऑफ सिविक कल्चर। नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक कल्चर। अकॉर्डिंग टू सिडनी वर्बा, जो सिविक कल्चर है इट इज़ अ टाइप ऑफ पॉलिटिकल कल्चर जहाँ पे जो सिटीजन्स हैं दे होल्ड फेथ इन डेमोक्रेटिक वैल्यूज, इंस्टीट्यूशंस, फर्दर मोर दे एंगेज इन एक्टिव पार्टिसिपेशन इन
पॉलिटिक्स। तो उन्होंने क्या बताया है कि जो सिविक कल्चर है वो एक टाइप ऑफ पॉलिटिकल कल्चर है जहाँ पे जो सिटीजन्स हैं वो फेथ, डेमोक्रेटिक वैल्यूज, इंस्टीट्यूशन, इन सब पे बिलीव करते हैं। नेक्स्ट इज पार्टिसिपेशन एंड बैलेंस। इन अ सिविक कल्चर जो सिटीजन्स हैं दे पार्टिसिपेट इन पॉलिटिकल प्रोसेसेस वाइल साइमल्टेनियसली अपहोल्डिंग द स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम। और ये क्या करता है, एक बैलेंस बना के रखता है बिटवीन एक्टिव एंगेजमेंट एंड डिसिप्लिन। Next is three types of political cultures. Aman and Verba categorized political culture into three types: parochial, subject, and participant culture. Civic culture is regarded as a balanced blend of these three types. तो civic culture जो है it is regarded as a balanced blend. Next is foundation of democratic stability. तो according to Verba, civic culture is indispensable for a stable democracy. तो अगर citizens possess करते हैं political awareness and maintain trust in the system, तो जो democracy है it will remain robust. Next is example. So Britain and United States have been cited as examples of civic culture, क्योंकि इन नेशंस में क्या है, सिटीजन्स जो है वो सिर्फ किस में एंगेज है, एक्टिव पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में, बट ऑल्सो अकॉर्ड रिस्पेक्ट टू डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस. नेक्स्ट इज क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ सिविक कल्चर. फर्स्ट इज यूटिलिटी इन अंडरस्टैंडिंग डेमोक्रेसी. तो ये जो कंसेप्ट है इट मेक्स अ सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू अंडरस्टैंड डेमोक्रेटिक स्टेबिलिटी एंड सिविक पार्टिसिपेशन. और इसने एक नई डायरेक्शन भी दी है टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल बिहेवियर. देन इम्पॉर्टेंस ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स. ये जो थ्योरी है सिविक कल्चर की, it is considered useful for comparing the political systems of different countries, or it has also enabled the study of social foundations of democracy. Then over reliance on western context. This theory faces criticism for being predominantly based on the experiences of western democracies, and it is argued कि ये जो circumstances है of developing nations have not been accorded sufficient importance within this framework. Then next is excessively idealistic perspective. According to some scholars, कुछ scholars ऐसे हैं, the concept of civic culture is excessively idealistic in nature and it does not fully elucidate the conflict, inequality, power dynamic, etc. in real world politics. तो कुछ जो philosophers हैं या scholars हैं उनका कहना ये है कि ये जो थ्योरी है सिविक कल्चर की, इट इज़ बेसिकली एक्सेसिवली आइडियलिस्टिक इन नेचर, बहुत आइडियलिस्टिक है और ये जो रियलिटीज़ है जैसे कि कन्फ्लिक्ट, इनइक्वालिटी, इन सबको सामने नहीं लाती है. नेक्स्ट इज निग्लेक्ट ऑफ चेंजिंग सोसाइटीज़. ये जो थ्योरी है इट व्यूज पॉलिटिकल कल्चर एज अ रिलेटिवली स्टैटिक वेयर एज मॉडर्न सोसाइटीज आर अंडरगोइंग रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन. Consequently, it often fails to fully account for shifting political circumstances. Then conclusion. In conclusion, political culture is a pivotal concept in modern comparative politics, aiding in the understanding of citizens, political attitudes and behavior. Sydney Verba's concept of civic culture, it represents a significant endeavor to explain democratic stability, political participation. Although it has certain limitations and criticism, it nonetheless retains immense significance in the study of democracy and political behavior. So students, next question is examine the traditional and neo-institutional approaches to the study of comparative politics, or कैसे, how do these theoretical perspectives differ in understanding of political institution, behaviors and outcomes. So students, before starting with the answer, I would like to give your first giveaway question, that is, what is the difference between political culture and civic culture? So now let's start with the answer. An institution refers to the organized rules of processes and structures through which a political system operates.
The constitution, parliament, judiciary, political parties, and the electoral system serves as the prime examples of such institutions. In the field of comparative politics, the study of institution is considered to be of paramount importance. In its early stages, the traditional institution approach have focused primarily on the study of formal institution and constitutional arrangements. In contrast, the neo-institutional approach accorded significance not only to institutions themselves but also to political behavior, informal norms, and socio-cultural context. Consequently, neo-institutionalism has emerged as an influential perspective within modern comparative politics. Now, traditional institutional approach. So it lays emphasis on formal institution. जो traditional approach है, it focuses predominantly on the study of formal institutions such as constitution, parliament, executive, judiciary, and it involves analyzing the structural organization and legal powers vested in these institutions. Second is tendency towards descriptive study. This approach was characterized by a great emphasis on the descriptive and legalistic analysis of political institution. Relatively less importance was accorded to political behavior and social circumstances. Next is focused on Western democracies. तो ये जो traditional institution studies है, they were primarily confined to the political system of Britain, United States, and then Europe. The political realities of developing countries received scant attention within this framework. Next is great emphasis on stability. ये जो approach है, it viewed political institution as static and enduring entities, and it failed to accord adequate significance of change, conflict, and social dynamics. Then again, limitations. The traditional approach proved unable to fully elucidate actual political behavior and informal processes. Consequently, it faced criticism for being excessively legalistic and formalistic. Secondly, the concept of neo institutionalism. So, this concept is does the comprehensive interpretation of institution. तो जो न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म है, it is not restricted solely to formal institution. It also encompasses informal, also consider norms, traditions, political behavior to the integral parts of constitution. Then the relationship between behavior and institution. This perspective posits that institution influence the behavior of citizens and leaders, और जो political decisions है, they are shaped not merely by laws but also by social circumstances. Then the importance of historical context. So neo-institutionalism seeks to understand political systems within the context of their historical evolution. History and traditions play a significant role in shaping the nature of institutions. Then utility in comparative politics. So this approach is considered particularly useful for comparing the political processes and institutions of different nations, and it also facilitates a better understanding of the politics of developing countries. Then a dynamic perspective. कोई न्यू institutionalism views institution as a dynamic entities. It acknowledges that socio-economic changes exert an influence upon political institutions. Now, difference between the two approaches and their contribution to political understanding. First difference is in the nature of study. ठीक है, तो जो ट्रेडिशनल अप्रोच है इट वाज ग्राउंडेड इन लीगल एंड फॉर्मल एनालिसिस, वेयरएज जो न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म है इट एम्फसिस ऑन बिहेवियरल एंड एम्पेरिकल इंक्वायरी. सेकेंड इज एक्सप्लेनिंग पॉलिटिकल बिहेवियर. तो जो ट्रेडिशनल अप्रोच है इट प्रायोरिटाइज ओनली स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ इंस्टीट्यूशन, whereas जो न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म है इट endeavors to explain how institution influence political behavior.
देन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल प्रोसेसेस। तो जो न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म है, इट अकॉर्ड सिग्निफिकेंट इम्पोर्टेंस टू फॉर्मल नॉर्म्स, ट्रेडिशंस एंड सोशल रिलेशनशिप्स। ये जो और इट फैसिलिटेट्स अ मोर रियलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटिकल प्रोसेसेस। देन एक्सप्लेनिंग पॉलिटिकल आउटकम्स। तो जो न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म है, इट क्लैरिफाइज दैट डिस्टिंक्ट इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स यील्ड वेराइंग पॉलिटिकल आउटकम्स. फॉर इंस्टेंस, an electoral system can significantly impact the stability of a government. Next is relevance in modern politics. In the realm of contemporary comparative politics, जो न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म है, it is regarded as highly influential as it aids in the understanding of political institution, behavior and social factors in a holistic manner. Conclusion is, in conclusion, both जो traditional and new institutional approaches है occupy significant position in the study of comparative politics. Traditional approach जो है, it lays the foundation for the formal study of political institution, whereas new institutionalism broadened the scope of study by incorporating the behavioral and social dimension of politics as well. और जो न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म, इट हैज़ प्रूवन particularly useful in understanding modern political system and processes. Next question is, critically analyze the significance of the concept of post-materialism and social capital in the context of the study of comparative politics. तो बेसिकली हमें क्रिटिकली एनालाइज करना है किसको, द सिग्निफिकेंस ऑफ कंसेप्ट्स ऑफ पोस्ट मटेरियलिज्म के कंसेप्ट को और सोशल कैपिटल को के कंसेप्ट को. First of all, post-materialism and social capital are significant concepts in the modern comparative politics. Post-materialism relates to values wherein people are not confined merely to economic necessities, but instead prioritize issues such as freedom, human rights, environment, quality of life, etc. Conversely, social capital refers to the presence of trust, cooperation, social networks, collective participation within a society. और ये जो दोनों concepts है, they hold particular significance in modern political studies. क्यों? Because they aid understanding democracy, political participation, social stability. And the role of social capital is considered especially crucial in the context of democratic development. फर्स्ट इज द कंसेप्ट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ पोस्ट मटेरियलिज्म. पहले तो हम इस कंसेप्ट को समझेंगे. सो शिफ्ट फ्रॉम मटेरियल टू सोशल वैल्यूज. तो अकॉर्डिंग टू पोस्ट मटेरियलिज्म, वंस अ सोसाइटीज बेसिक इकोनॉमिक नीड्स हैव बीन मेट, पीपल बिगैन to attach greater importance to values such as freedom, equality, environmental protection, etc. Development of democratic consciousness. पोस्ट मटेरियलिस्ट वैल्यूज जो होती हैं, पोस्ट मटेरियलिस्ट वैल्यूज फोस्टर अ heightened sense of democratic rights and participation among citizens, and people come to expect from the government not merely economic development but also transparency and accountability. Next is emergence of new social movements. तो movements advocating for economic conservation, women's rights and human rights are influenced by post-materialist values. और ये जो movements है, they have rendered politics more people-centric. Then again, transformation of political culture. तो पोस्ट मटेरियलिज्म जो है, इट हैज़ रेंडर्ड पॉलिटिकल कल्चर मोर लिबरल एंड पार्टिसिपेटरी. सिटीजन्स जो हैं, दे आर नो लॉन्गर कंटेंट टू लिमिट देयर एंगेजमेंट सोली टू वोटिंग. इंस्टेड दे प्ले एक्टिव रोल्स इन एड्रेसिंग वेरियस सोशल इशूज. क्रिटिकल पर्सपेक्टिव क्या है अब इसका? अकॉर्डिंग टू सम स्कॉलर्स, post-materialism is primarily a concept pertinent to developed nation or in developing countries. Economic and material necessities are still regarded as being of greater importance. Next, the concept of social capital.
इसके फीचर्स पढ़ेंगे हम पहले। सो द फाउंडेशन ऑफ ट्रस्ट एंड कॉपरेशन, तो जो सोशल कैपिटल है इट रिफ्लेक्ट्स म्यूचुअल ट्रस्ट, कॉपरेशन एंड सोशल relationships. Then the importance of civic engagement. The social capital motivates citizens to participate in social and political activities. इसके वजह से it leads to increased active participation in democratic processes. The effectiveness of institution. So in settings where social capital is abundant, political and social institution function more effectively. तो अब जो ट्रस्ट है बिटवीन पब्लिक एंड द गवर्नमेंट इट स्ट्रेंथन्स डेमोक्रेसी. देन कंट्रीब्यूशन टू कम्युनिटी डेवलपमेंट. सोशल कैपिटल फोस्टर्स cooperation among communities and it facilitates the successful implementation of development plans and social programs. Next is role in political stability. Social capital So, social capital reinforces the spirit of dialogue and cooperation within the society. This helps mitigate political conflicts and enhances democratic stability. Next, social capital and democracy in third world countries. तो बेसिकली व्हाट इट डज, स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेटिक रूट्स. तो सोशल कैपिटल क्या है, इट कल्टिवेट अ सेंस ऑफ कॉपरेशन और पार्टिसिपेशन अमंग सिटीजन्स, जिसके वजह से कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है इन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन और डेमोक्रेटिक सिस्टम स्ट्रेंथन होता है. नेक्स्ट, प्रमोटिंग लोकल सेल्फ गवर्नेंस इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज. जो सोशल कैपिटल है इट प्लेज अ पाइवटल रोल in the success of panchayats, local bodies and community organizations. Then again, aiding in corruption control. Where social trust and transparency are high, the likelihood of corruption is significantly reduced. Social capital also fosters culture of accountability. Then limitations and challenges. So in third world countries, divisions based on caste, religion, class and region often act as impediments to the development of social capital. और ये जो weak institution है it limits its effectiveness. Critical assessment. Although social capital is instrumental in strengthening democracy, democratic development जो है it cannot be achieved solely on this basis. Economic development, education, political stability are equally essential. Now conclusion. So post materialism और जो social capital है of course they play a very pivotal role. Then post materialism has rendered politics more democratic and human centric, while the social capital it has strengthened civic engagement and institutional trust. And in third world nations जो social capital है it has proven to be instrumental in reinforcing democratic roots. However, इसकी जो efficacy है it is also contingent upon prevailing socio-economic conditions. Next question is critically evaluate the political economy approach within the field of comparative politics. How does modernization theory aid in understanding of contemporary global politics? Answer is पॉलिटिकल इकोनॉमी एक ऐसा अप्रोच है दैट एंटेल्स जो इंक्लूड करता है स्टडी ऑफ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप्स बिटवीन पॉलिटिक्स एंड द इकोनॉमी. तो क्या इंटेल करता है, बेसिकली study of reciprocal relationships between politics and economy, or it seeks to understand economic structures, distribution of resources, कैसे state policies बनाती है and strategies जो है वो influence करती है political processes को. और conversely, modernization theory posits that a society evolves from a traditional state towards a modern one. Industrialization, urbanization, education and technological advancement are considered to be of primary pillars of modernization. Main body. So concept and significance of the political economy approach के हम concept और significance को पढ़ते हैं. The relationship between politics and economy. तो ये approach जो है ये क्या clarify करती है, the reciprocal relationship between politics and economy. Then study of state's role
ये अप्रोच जो है ये एग्जामाइन करती है रोल ऑफ द स्टेट इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन और सोशल वेलफेयर में। देन एनालिसिस ऑफ ग्लोबल कैपिटलिज्म, पॉलिटिकल इकोनॉमी जो है इट स्टडीज द ग्लोबल कैपिटलिस्ट सिस्टम एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, और ये फैसिलिटेट करती है अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्लोबल इनइक्वालिटीज एंड इकोनॉमिक डिपेंडेंसी। Then explaining development and underdevelopment. So this perspective explains why certain nations they are developed while others remain underdeveloped. ऐसे क्या बेसिकली क्राइटेरिया है जिसके वजह से कुछ नेशंस डेवलप्ड हैं और कुछ नेशंस अंडर डेवलप्ड हैं। सो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स एंड इंटरनेशनल रिलेशन जो है इसमें बहुत पाइवोटल रोल प्ले करता है। क्रिटिकल इवैल्यूएशन, अकॉर्डिंग टू सम स्कॉलर्स ये जो पॉलिटिकल इकोनॉमिक अप्रोच है दे प्ले एक्सेसिव एम्फोसिस ऑन इकोनॉमिक फैक्टर्स और निग्लेक्ट करते हैं कल्चरल एंड आइडियोलॉजिकल डायमेंशंस को। नाउ द कंसेप्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन थ्योरी। तो मॉडर्नाइजेशन थ्योरी का क्या कंसेप्ट है? इट इज़ अ ट्रांजिशन फ्रॉम ट्रेडिशनल टू मॉडर्न सोसाइटी। तो मॉडर्नाइजेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग जो सोसाइटी है इट डेवलप्स ग्रेजुअली फ्रॉम ट्रेडिशनल वैल्यूज टूवर्ड्स मॉडर्न वैल्यूज। देन इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन जो है ये इसके की एलिमेंट्स है ऑफ मॉडर्नाइजेशन। देयर इज अ कॉरेस्पॉन्डिंग ग्रोथ इन प्रोडक्शन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन इन प्रोसेसेस के थ्रू। देन डेमोक्रेसी एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट, ये जो थ्योरी है इट पोजिट्स दैट डेमोक्रेसी जो है इट इज स्ट्रेंथेंड थ्रू इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड द एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन, और मॉडर्न सोसाइटी के अंदर सिटीजन पार्टिसिपेशन इन द पॉलिटिकल प्रोसेसेस टेंड्स टू बी हायर। साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस, तो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इज कंसिडर्ड अ हॉलमार्क ऑफ मॉडर्न सोसाइटीज and the expansion of scene and technology leads to improvements in productive capacity and standards of living. Then social change, तो modernization जो है it brings about changes in social structures and lifestyle. Individuals जो हैं they become more independent and aware, which in turn influences the political culture. Now critical evaluation of contemporary relevance of modernization theory. इसका क्या critical evaluation है? फर्स्ट इज हेल्प, ये पहली बात तो कि ये हेल्पफुल है इन अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट एंड इट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर इंटरप्रेटिंग मॉडर्न नेशन बिल्डिंग। देन एक्सेसिव रिलायंस ऑन द वेस्टर्न मॉडल, अ कॉमन क्रिटिसिज्म ऑफ दिस थ्योरी इज दैट it treats the development model of western nation as universally applicable, जबकि not all societies undergo development along an identical path. C. Neglect of the realities of developing countries, developing countries की जो reality है basically उसको neglect करते हैं, such as poverty, colonialism, global inequalities. देन यूटिलिटी इन अंडरस्टैंडिंग कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ये जो थ्योरी है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन कॉम्प्रिहेंडिंग प्रोसेसेस सच एज ग्लोबलाइजेशन, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड डेमोक्रेटिक एक्सपेंशन, और अधिकतर इसके जो एलिमेंट्स हैं दे आर एविडेंट विद द मॉडर्न वर्ल्ड ऑर्डर। नेक्स्ट इज लिंकेज विद पॉलिटिकल इकोनॉमी। So modernization theory clarifies that economic development influences political change, और ये जो है फैसिलिटेट करता है द एनालिसिस ऑफ कंटेम्प्रेरी ग्लोबल पॉलिटिकल इकोनॉमी। कंक्लूजन, the political economy approach and modernization theory serves as vital analytical tools within the field of comparative politics. The political economy and approach elucidates रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमीज, और वहीं पे जो मॉडर्नाइजेशन थ्योरी है ये क्या एक्सप्लेन करती है? द प्रोसेस ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स व्हाई एंड हाउ डू वी कंपेयर मल्टीपल कंट्रीज और स्पेसिफिक सेट्स ऑफ कंट्रीज? इसको एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना है। सो इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, फर्स्ट ऑफ ऑल कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्या है? ब्रांच है पॉलिटिकल साइंस का जिसके अंदर कंपैरेटिव स्टडी होती है ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ वेरियस
countries, and not only political system बल्कि institution, process, behavior of various countries. और इसका जो objective है, it is to understand the similarities and differences. Then, why are comparisons made between numerous countries versus a limited number of countries? तो जो कंपैरिजन है वो क्यों बनाया जाता है बहुत सारी कंट्रीज के बीच में वर्सेस अ लिमिटेड नंबर ऑफ कंट्रीज? टू अंडरस्टैंड पॉलिटिकल सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस. तो फर्स्ट क्या है, उनके बीच की क्या क्या पॉलिटिकल सिमिलैरिटीज है, क्या क्या डिफरेंसेस है, उनको समझने के लिए. और इसके वजह से इट क्लैरिफाइज कि कैसे जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है ये फंक्शन करते हैं अंडर डाइवर्स सर्कमस्टेंसेस. देन टू टेस्ट पॉलिटिकल थ्योरीज. तो द वैलिडिटी ऑफ पॉलिटिकल थ्योरीज एंड कंसेप्ट्स इज टेस्टेड बाय कंपेयरिंग वेरियस कंट्रीज. और ये रिवील करता है द एक्सटेंट टू विच अ पर्टिकुलर थ्योरी प्रूव्स इफेक्टिव अक्रॉस डिफरेंट सोसाइटीज. देन स्टडी ऑफ डेवलपमेंट एंड डेमोक्रेसी. द कॉजेज ऑफ political development, democracy, and stability, they are understood by comparing developed and developing countries. जैसे कि democratic systems of India, Britain can be compared. Next is evaluation of policies and institution. तो जो comparative study है ये help करती है in evaluating merits and demerits of policies and institutions of different countries. नेक्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स. आज जो पॉलिटिकल सिस्टम है ऑफ द वर्ल्ड ये इंटरकनेक्टेड है और देयरफॉर कंपेयरिंग डिफरेंट कंट्रीज मेक्स इट्स ईजियर टू अंडरस्टैंड ग्लोबल पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसेस. अब कंट्रीज को कंपेयर किस बेसिस पे किया जाता है? फर्स्ट ऑफ ऑल द मेथड ऑफ सिमिलैरिटी एंड डिफरेंस को यूज़ किया जाता है in which the countries with different circumstances are compared. This aids in understanding the causal factors behind specific political outcome. Then case study method. Sometimes researcher क्या करते हैं, they study some specific countries in depth, or this approach is known as case study method. An example would be a detailed examination of China's political system. देन स्टैटिस्टिकल एंड एम्पेरिकल मेथड यूज़ होता है. तो जो स्टैटिक्स एंड सर्वे है उनका यूज़ होता है इन मॉडर्न कंपैरेटिव पॉलिटिक्स. नेक्स्ट हिस्टोरिकल अप्रोच. पॉलिटिकल सिस्टम्स ऑफ कंट्रीज आर अंडरस्टूड इन द कंटेक्स्ट ऑफ देयर हिस्टोरिकल डेवलपमेंट. और जो हिस्ट्री है वो एग्जर्ट करती है एक सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन एंड कल्चर. नेक्स्ट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एनालिसिस. इस मेथड के अंदर जो स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन एंड देयर फंक्शंस आर स्टडीज, और ये अलाउ करती है फॉर अ कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ द ऑपरेशनल मैकेनिज्म्स ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम. नेक्स्ट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ रिसर्च क्वेश्चंस, टाइम एंड रिसोर्सेज. क्या इम्पॉर्टेंस है रिसर्च क्वेश्चंस की, टाइम की एंड रिसोर्सेज की? तो पहले तो सिलेक्शन ऑफ मेथडोलॉजी बेस्ड ऑन द रिसर्च क्वेश्चन, कि मेथड क्या रहने वाला है इन अकॉर्डेंस विद द स्पेसिफिक प्रॉब्लम दे विश टू इन्वेस्टिगेट. देन टाइम कंस्ट्रेंट्स. इफ अ रिसर्चर हैज़ लिमिटेड टाइम एट देयर डिस्पोजल दे विल रिस्ट्रिक्ट देयर स्टडी टू अ लिमिटेड नंबर ऑफ कंट्रीज. तो comprehensive comparative studies by their very nature require a greater investment of time. Next is availability of resources. तो research endeavors necessitate financial backing, data and technical tools. और ये सारी चीज़ों की availability जो है it directly influences both the scope and methodology of study. Next is availability of data and information. तो many countries they suffer from a scarcity of reliable data. Consequently ये जो researchers है they tend to select only those countries where adequate information is readily available. Next is clarification through illustration. If a researcher intends to study the relationship between democracy and economic development, they might compare countries such as India and United States and China. Conversely, for a study focusing on a specific policy, only one or two countries might be selected. इसका conclusion क्या draw करना है हमें?
Within the field of comparative politics, the comparison of various nations serves as vital mechanism for understanding diverse political system, institution and processes. और ये जो decision है to compare either a multitude of countries or a limited few hinges upon the specific research questions, available time, resources and the overarching objective of the studies. Next is, what is Eurocentrism? Provide your suggestions regarding how to address the issue of Eurocentrism within the field of comparative politics. तो पहले तो यूरोसेंट्रिसिज्म होता क्या है और इसको हम कैसे एड्रेस कर सकते हैं विद इन द फील्ड ऑफ comparative politics. So guys, यूरोसेंट्रिसिज्म इज अ पर्सपेक्टिव जहाँ पर जो अदर सोसाइटीज़ है दे आर इवेल्युएटेड थ्रू अ लेंस दैट रिगार्ड्स द हिस्ट्री कल्चर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन एंड वैल्यूज ऑफ यूरोप एंड वेस्टर्न नेशन एज inherently superior and universally applicable. In the early stages of comparative politics, studies were frequently conducted by treating European democracies and Western political system as the definitive ideals or benchmarks. Consequently, क्या होता है ये जो political realities हैं and experiences of countries in Asia and Africa and Latin America इनको neglect किया जाता था. तो Eurocentricism is criticized with modern comparative politics because it fails to fully comprehend global diversity. Now the concept and characteristics of Eurocentrism. First is the notion of Western superiority. Eurocentrism regards the political system of Europe and Western nation as superior. बाकी जो country है they are evaluated based on Western standards. नेक्स्ट इज निग्लेक्ट ऑफ नॉन वेस्टर्न सोसाइटीज़. अब जो नॉन वेस्टर्न सोसाइटीज़ है ऑफ एशिया अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका दे वर नॉट अकॉर्डेड एडिक्वेट सिग्निफिकेंस. नेक्स्ट इज एम्फेसिस ऑन द वेस्टर्न मॉडल ऑफ डेमोक्रेसीज. तो वेस्टर्न मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी को ही ज़्यादा एम्फेसिस दिया था और जो डेवलपिंग या फिर जो एशिया अफ्रीका इधर के कंट्रीज़ हैं इनको ज़्यादा एम्फेसिस नहीं दिया गया था डिस्पाइट द फैक्ट दैट द हिस्टोरिकल एंड सोशल सर्कमस्टांसेस ऑफ डिफरेंट नेशंस वेरी करता है यानी डिपेंड करता है. देन colonial influence. The influence of a colonial mindset is evident in Eurocentrism. During the era of colonialism, European powers जो है they attempted to demonstrate the superiority of their own culture and political systems. नेक्स्ट इज लिमिटेशंस इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स. तो ये जो अप्रोच है इट फेल्स टू अकॉर्ड अ सफिशिएंट इम्पॉर्टेंस टू पॉलिटिकल डाइवर्सिटी एंड लोकल कंडीशंस. कंसिक्वेंटली इसकी जो लिमिटेशंस है दे बिकम एविडेंट व्हेन अटेम्प्टिंग टू एक्सप्लेन द पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग नेशंस. नेक्स्ट इज क्रिटिक ऑफ यूरोसेंट्रिसिज्म इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स. क्या कहते हैं क्रिटिक्स? फर्स्ट इज डिसरिगार्ड फॉर ग्लोबल डाइवर्सिटी. यूरोसेंट्रिसिज्म जो है इट फेल्स टू गिव एडिक्वेट वेट टू द कल्चर एंड हिस्टोरिकल डाइवर्सिटी ऑफ वेरियस सोसाइटीज़. नेक्स्ट इज निग्लेक्ट ऑफ रियलिटीज़ इन डेवलपिंग नेशन. तो जो वेस्टर्न मॉडल्स है दे आर अनेबल टू फुली account for the complex issues facing the third world nations such as poverty, ethnicity, the legacies of colonialism and social conflicts. Next is generalization of Western experiences. It is inappropriate to treat European political experience as universally applicable, जबकि history, polity सब कुछ vary करती है country to country. Then overlooking power dynamics. Eurocentrism जो है it fails to adequately analyze global power imbalances and enduring the impacts of colonialism. Then emergence of alternative perspective. Approaches such as post-colonial theory, dependency theory, they have offered critiques of Eurocentrism. नेक्स्ट इज स्ट्रैटेजीज फॉर एड्रेसिंग यूरोसेंट्रिसिज्म. ऐसी क्या कौन सी स्ट्रैटेजीज है जो कि हम अडॉप्ट कर सकते हैं टू एड्रेस यूरोसेंट्रिसिज्म. फर्स्ट इज प्रायोरिटाइजिंग नॉन वेस्टर्न सोसाइटीज़. नॉन वेस्टर्न सोसाइटीज़ को भी प्रायोरिटाइज करना चाहिए हमें कंपैरेटिव एनालिसिस में. देन एनालाइजिंग लोकल कंटेक्स्ट.
Every society possesses unique historical culture and social circumstances. It is essential to analyze political system within their specific local context. Next is adopting pluralistic approaches rather than relying solely on Western theories. जो political analysis है, it should incorporate a variety of alternative perspectives. And this will ensure कि ये जो study है, it is both more comprehensive and impartial. Next is utilizing post-colonial perspective. तो जो post-colonial perspective है, the post-colonial studies aid in understanding the impact of colonialism and the dynamics power relation, और ये enable करता है a more nuanced analysis of the politics of developing nations. Then making comparative politics more inclusive. In modern comparative politics, equal importance must be accorded to all regions and cultures, और ये enable करेगा political science को to acquire a more democratic and global character. कंक्लूजन. सो इन कंक्लूजन, यूरोसेंट्रिसिज्म जो है एक बहुत सिग्निफिकेंट लिमिटेशन रहा है इन दिस स्टडी ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स. ये जो पर्सपेक्टिव है, इट हैज़ अकॉर्डेड excessive importance to Western political system and neglecting the realities of non-Western societies. And in contemporary times, there is a need to make comparative politics more inclusive, multidimensional, and global. An effective solution to the problem of Eurocentrism is possible only by prioritizing local context, cultural diversity, and alternative perspectives. So, students, next question is question 10, that is the last question. So, before starting with the last question, I would like to give you the two giveaway question. So, students, your second giveaway question is mention two criticism of modernization theory. So, now let's start with the question number 10. Write brief notes on the following: Gramsci's theory of hegemony, political subculture and dependency theory. इन तीनों में brief notes लिखने हैं. First is Gramsci's theory of hegemony. So the theory of hegemony was propounded by the Italian Marxist thinker Antonio Gramsci. According to Gramsci, जो ruling class है, they does not govern solely through force or coercion. Rather, it establishes its dominance by securing the consent of society. This ideological and cultural dominance is what is termed as hegemony. Gramsci made a significant contribution to elucidating the interrelationship between politics, culture, and ideology. फर्स्ट इज डोमिनेंस बेस्ड ऑन कंसेंट. अब हेजिमनी किसके बेस पे? तो अकॉर्डिंग टू ग्रामसी, जो रूलिंग क्लास है, दे मेंटेन्स द स्टेबिलिटी ऑफ इट्स पावर बाय सिक्योरिंग द कंसेंट ऑफ द मासेस. और ये जो डोमिनेंस है, इट इज़ नॉट प्रिडिक्टेड सोली ऑन द यूज ऑफ फोर्स. rather ideology and culture play a pivotal role in this process. And then second is the role of civil society. Institutions such as schools, media, religious bodies, and the family serve to disseminate the ideas of the ruling class. Through these channels, जो dominant ideology है, it is instilled in and accepted by the masses. Third is importance of culture and ideology. Gramsci जो है, they regarded culture and ideological dimensions as being just as significant as economic factors. इनका मानना था कि जो cultural और ideological dimension है, that is equally important with economic factors. Then the possibility of resistance. Gramsci believed that hegemony could be challenged. He argued that the working class and intellectuals could bring about change by developing alternative ideologies. Next is significance in modern politics. तो ग्रामसी थ्योरी जो है of hegemony is considered immensely useful for understanding modern political studies, media analysis and cultural politics.
It elucidates the ideological nature of power. Conclusion. So, Gramsci's theory of hegemony serves as the crucial framework for understanding the relationship between politics and society. और ये क्या demonstrate करता है? Power जो है, it is not exercised solely through force, but through mediums of ideology and culture as well. Next is political subculture. So, political subculture refers to the political beliefs, values, behaviors of groups situated with a larger society that differ to some extent from the dominant political culture. और various subcultures जो हैं they may emerge based on factors such as caste, religion, language, region or class. The study of political subculture जो है it is considered vital in modern comparative politics. Political subculture reflects the political mindset and behavior of a particular social group. Such a group may possess its own distinct political priorities. तो political subculture जो है it reflects क्या reflect करता है? Political mindset और behavior एक particular social group का. Then symbol of diversity. Many political subcultures जो हैं they are found in ethnic and multicultural societies. ये express करता है the political diversity of the society. Then effect on political behavior. Subcultures जो है वो influence करते हैं voting को, political participation को and support of parties. Then possibility of both conflict and coordination. If there is conflict in the interest of different subcultures, political conflict may rise. At the same time, coordination जो है वो भी establish हो सकता है between them in a democratic system. Now, importance in democracy. तो identification of political subculture is essential for democratic governance और ये help करता है in understanding the needs and interest of the different groups. कंक्लूजन में आप लिख सकते हैं कि जो पॉलिटिकल सब कल्चर है ये एक इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग है. Yes, it explains how different groups of society influence politics. The role of these subcultures is very important in a democratic system. Now, dependency theory. So, before starting with dependency theory, I would like to give you a third giveaway question, that is mention two major criticism of Eurocentrism and also define Eurocentrism. So now dependency theory is an important political economic approach which states that the underdevelopment of developing countries is a result of their economic dependence on developed countries. This theory was mainly developed by Latin American scholars. According to this, in the global capitalist system, developed countries exploit the resources of developing countries. First of all, concept of center and periphery. Dependency theory divides the world into developed center countries and underdeveloped periphery countries. The center countries are economically powerful while the peripheral countries remain dependent on them. Second is emphasis on economic exploitation. According to this theory, जो developed countries है, they take advantage of the resources of developing countries through trade and capital investment. Then effect of colonialism. Dependency theory believes that colonialism weakened the economy of developing countries. Then this theory criticizes the Western development model. According to this, ये जो the problems of developing countries cannot be understood through modernization alone. Then contemporary importance. Due to globalization and increasing influence of multinational companies, जो dependency theory है, it is considered relevant even today and it helps in understanding global economic inequalities. Conclusion. So dependency theory is important approach to understand the economic and political problems of developing countries. It provides a critical interpretation of global capitalist system and economic inequalities, and it remains of special importance in comparative politics and international political economy. सो स्टूडेंट्स ये सारे 10 क्वेश्चंस थे आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस.
of your semester second subject, Methods and Approaches in Comparative Political Analysis. तो आई होप आप सब ने इसे ध्यान से समझा होगा और अपनी प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग कर ली होगी। और याद रखो, हमारे लेक्चर्स फ्री हैं, लेकिन अगर तुम चाहते हो वेल ऑर्गेनाइज्ड नोट्स जो कि एग्ज़ाम के लिए एकदम परफेक्ट हैं, तो बस डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से नोट्स परचेज करो और अपने नोट्स सिक्योर करो। और हाँ, अगर हर वीडियो में होता है गिव अवे के क्वेश्चंस, तो वीडियो के बीच में पूछे गए क्वेश्चंस के लिए रेडी रहो और 3 लकी विनर्स बन सकते हो फ्री नोट्स के। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना, और हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिएगा ताकि तुम्हें मिलते रहे एग्ज़ाम फोकस्ड अपडेट्स और DOSOL के सारे इंपॉर्टेंट लेक्चर्स एंड गिव अवे के विनर्स। Till then, stay focused, study smart, nail your exams. See you in the next video.